सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है सीएल कैरियर एकेडमी में। आइए हम आज का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। सभी लोगों को वेरी गुड मॉर्निंग, सभी लोगों का स्वागत है। आज का पहला प्रश्न से हम शुरुआत करेंगे। टॉप मोस्ट प्रश्न है, सभी लोग इस प्रश्न को पढ़ेंगे और इसके साथ साथ इसके जो भी स्टैटिक जीके आप लिखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा और इसको पढ़ने के बाद आप लिखिएगा, नोट्स बनाइएगा और रोज रैली पढ़ेंगे तो आपको याद भी होगा। चलिए हम आज के पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। थोड़ी सी भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट आई है और पिछले साल के कुछ महीनों से लगातार गिरावट आई है। अभी 15 जुलाई तक के आंकड़े अभी जस्ट आए हैं कल, है ना, जिसके वजह से आज ये प्रश्न मैं बनाया हूं। हाल ही में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 7.5 अरब डॉलर घटकर कितना रह गया है, तो इसमें लगातार गिरावट आ रही है, जो लगातार हाईएस्ट 642 अरब डॉलर तक पहुंच गया था, है ना, वो घटकर अब रह गया है 572.712 बिलियन डॉलर। कहां तक रह गया? 500, ये इसका ए सही उत्तर होगा, 500, है ना, 72.712 अरब डॉलर रह गया है, जो पिछले साल के, है ना, सितंबर अक्टूबर में 642 अरब डॉलर हो गया था। तो लगातार गिर रहा है। अभी इसमें गिरावट आ गई है, 7.5 अरब डॉलर का गिरावट आ गया विदेशी मुद्रा भंडार में, है ना। इसको आप कह सकते हैं फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज, है ना। फॉरेन एक्सचेंज में कमी आई है और फॉरेन एक्सचेंज किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती रखने के लिए ये बहुत जरूरी होता है। हम जितना भी विदेशों में जितना भी आयात करते हैं, हमें इन फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत पड़ती है। फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत क्यों पड़ती है? विदेशों में, है ना, विदेशों से आयात के लिए हम बहुत सारी तेल, पेट्रो प्रोडक्ट जो भी खरीदते हैं, सब में फॉरेन एक्सचेंज ही लगता है और इसी में हम खरीदते हैं, क्योंकि हमारा रुपया भी उतना ज्यादा विश्व मार्केट में नहीं चलता है और गिरा हुआ है, जिसकी वजह से। तो ये हमारा वर्तमान विदेशी मुद्रा डॉलर है और ये कब का है? 15 जुलाई तक का, जो अभी रिपोर्ट आई है ना, 15 जुलाई का ये रिपोर्ट है। तो ध्यान रखने का, वेरी वेरी, अब तक अगर कहें कि विदेशी मुद्रा भंडार का हाईएस्ट लेवल कहां तक पहुंचा है, तो हाईएस्ट लेवल ये रहा है। ये प्रश्न आपसे हो जाएगा कि हमारा विदेशी मुद्रा भंडार अधिकतम कहां तक पहुंचा, तो 642 अरब डॉलर तक पहुंच गया। ये रिकॉर्ड स्तर था, है ना। अब भारत में पूछे कि भाई फॉरेन एक्सचेंज को कौन भारत में कंट्रोल करता है, ये रिपोर्ट किसने बताई, कौन बताएगा? तो भारत में विदेशी मुद्रा भंडार को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई है। आरबीआई क्या करता है? कंट्रोल करता है। विदेशी मुद्रा भंडार को कौन कंट्रोल करता है? आरबीआई कंट्रोल करता है। आप लोग आरबीआई के कार्यों में पढ़ेंगे तो वहां लिखा होगा फॉरेन एक्सचेंज को कंट्रोल करना, तो उसी ने यह जारी किया है। क्लियर है? किसने बताया? आरबीआई ने बताया कि इतना घट गया है। अब फॉरेन एक्सचेंज घटने का जो है कई तरीके के कारण बताए गए हैं, लगातार मंदी वगैरह, गिरावट, है ना, और जो है सबसे ज्यादा आयात किया जाए, आयात जितना ज्यादा करेंगे उतना ही ज्यादा हमारा फॉरेन एक्सचेंज क्या होगा? घटेगा, क्योंकि वो खर्च होगा ना। अगर हम खरीदते रहे बेचे ना, तो हमारा क्या हो जाएगा? फॉरेन एक्सचेंज कम होगा कता जाएगा। तो आरबीआई ने दिया। आरबीआई के बारे में जान लीजिए। आरबीआई कब स्थापित हुआ? 1 अप्रैल, आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। और किसके तहत? आरबीआई एक्ट के तहत। आरबीआई एक्ट कब आया था? 1934 में। तो आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना। मुख्यालय कहां है? तो आरबीआई का जो हेड ऑफिस है वो है मुंबई। मुख्यालय जो इसका है वो है मुंबई, है ना। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। अभी इसके गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास इसके जो गवर्नर हैं। आरबीआई कौन कौन से कार्य करता है? आरबीआई का कार्य है मुद्रा का निर्गमन करना, रुपए पैसे छापना, विदेशी एक्सचेंज का कंट्रोल करना, बैंकों का रजिस्ट्रेशन करना, बैंकों को कंट्रोल करना, है ना, इस तरीके साख नियंत्रण करना, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इसको बोलते हैं मौद्रिक नीति जारी करना। आरबीआई ही मौद्रिक नीति जारी करती है। मौद्रिक नीति आरबीआई जारी करती है, ध्यान रखेंगे। और मौद्रिक नीति जारी करने के लिए मौद्रिक नीति समिति बनाई गई है, जो जारी करती है प्रत्येक 2 महीने पर। ये याद रखेंगे। तो आरबीआई संबंधित बातें याद रखें। हमारा विदेशी मुद्रा भंडार 572.712 बिलियन डॉलर,
अगला प्रश्न देखिए, पहली खेलो इंडिया फेंसिंग विमेंस लीग 25 जुलाई को कहां शुरू हुआ है ना, अर्थात कल शुरू हुआ था पहली खेलो इंडिया फेंसिंग। फेंसिंग क्या होता है? तलवारबाजी। विमेंस महिलाओं का 25 जुलाई को कहां शुरू हुआ है? तो यह शुरू हुआ ताल कटोरा इंडोर स्टेडियम, नई दिल्ली। यह बिल्कुल सही जवाब होगा। ताल कटोरा इंडोर स्टेडियम में महिलाओं का तलवारबाजी जो फेंसिंग है उसको क्या नाम दिया गया है? ये पहला है, इसीलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहला खेलो इंडिया फेंसिंग गेम जो तलवारबाजी फेंसिंग कहते हैं 25 जुलाई को शुरू हुआ ताल कटोरा इंडोर स्टेडियम, नई दिल्ली में। जो है फेंसिंग खिलाड़ी के रूप में आप ध्यान रखिएगा भवानी देवी। भवानी देवी भारत की तरफ से टोक्यो ओलंपिक में भवानी देवी ने पार्टिसिपेट किया था। किसने पार्टिसिपेट किया था? भवानी देवी। भारत की प्रसिद्ध तलवारबाजी है ना करने वाली खिलाड़ी हैं भवानी देवी। द वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप इसको जरूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 25 जुलाई से शुरू हुआ है। यह प्रतियोगिता कब तक चलेगा? 3 चरणों में 29 जुलाई तक होगी। 25 से लेकर यहां पर 25 से 29 जुलाई तक, 25 से 29 जुलाई तक होगा। तो ध्यान रखेंगे ये भारत में है खेलो इंडिया फेंसिंग तलवारबाजी विमेंस लीग है ना, 25 से 29 जुलाई तक होगा इंडोर स्टेडियम। जैसे इसका रिजल्ट होगा हम आपके लिए प्रश्न जरूर बनाएंगे, ये बात आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। 3 चरणों में होगा यह, पहला दूसरा चरण नई दिल्ली में और जबकि तीसरा आखिरी चरण होगा पटियाला में। तो 2 चरण 3 चरणों में होगा, यह भी याद रखना है। 3 चरणों में होगा पहला और दूसरा। देखो जब पूछा जाएगा कि इसके संबंध में सत्य कथा तथा चुनिए तो यह होगा पहला और दूसरा चरण दिल्ली में होगा ताल कटोरा स्टेडियम में, और तीसरा चरण कहां होगा? पटियाला में। तीसरा चरण होगा पटियाला, और पटियाला कहां है ये भी आप लोग जानिए, पटियाला पंजाब में है ना, पटियाला पंजाब में ये है। तो ये आप याद रखेंगे 3 चरण में होगा, एक चरण होगा इसका तीसरा पटियाला में और 25 से 29 जुलाई के बीच है ना। तो ये चीजें भी आप लोगों को याद रखना है। इसमें पार्टिसिपेट खिलाड़ी कर रहे हैं भवानी देवी, इसकी बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ियों में से एक है जो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। 27 अगस्त 1993 को तमिलनाडु के चेन्नई में इनका जन्म हुआ था। पूरा नाम है चंडालवदा आनंद सुंदरामन भवानी देवी। एक बार और नाम रख लीजिए इनका, बहुत ही खतरनाक सा नाम है और इतनी खतरनाक है तलवार चलाने में। तमिलनाडु में 1993 में जन्म हुआ था। इनका पूरा नाम है चडलावदा आनंद सुंदररमन भवानी देवी। करियर की शुरुआत 2004 में की थी। 2009 में उन्होंने मलेशिया में कांस्य पदक जीत के साथ अपने अंतर्राष्ट्रीय खेल करियर की शुरुआत की थी। और भवानी देवी जो है टोक्यो ओलंपिक में भी पार्टिसिपेट करने वाली एकमात्र खिलाड़ी हैं 2020 में, जो 2021 में हुआ था टोक्यो ओलंपिक। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ताल कटोरा स्टेडियम में शुरू हुआ है। हाल ही में भारत के पहले यात्री ड्रोन वरुण का अनावरण किसने किया? पहला यात्री ड्रोन वरुण का अनावरण किसने किया है? तो कर दिया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ध्यान रखना, पहला यात्री ड्रोन वरुण है ना, और अनावरण मतलब उद्घाटन, उसका संचालन वो कर दिया हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हुआ है। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखेंगे। पहले यात्री ड्रोन वरुण का अनावरण हो गया। दिल्ली में डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन संगोष्ठी स्वावलंबन को संबोधित करते हुए उन्होंने देश में निर्मित पायलट रहित ड्रोन को भारतीय नौसेना के लिए बनाया गया है। पायलट रहित ड्रोन को भारतीय नौसेना के लिए बनाया गया है। तो यह कहां इसको लॉन्चिंग किया है? तो नई दिल्ली में डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में इसको लॉन्च किया। कहां किया गया? नई दिल्ली में। यह पूछा जा सकता है कहां किया? नई दिल्ली में डॉक्टर अंबेडकर इनोवेशन सेंटर में किया गया है। याद रखेंगे, इनोवेशन डॉक्टर अंबेडकर इनोवेशन सेंटर। या आप कह सकते हैं डॉक्टर अंबेडकर नवाचार केंद्र नई दिल्ली में इसको किया गया है। और पहले यात्री ड्रोन नौसेना के लिए बनाया गया है, नौसेना के लिए, है ना। ये बात भी याद रखेंगे। तो नरेंद्र मोदी द राइट आंसर, भारत के प्रधानमंत्री हैं
है ना, यात्री ड्रोन वरुण का इन्होंने अनावरण कर दिया है। अगले प्रश्न पर आइए, सुपरस्टार कमल हासन को किस देश ने गोल्डन वीजा दिया है? सुपरस्टार, दक्षिण के सुपरस्टार है कमल हासन, है ना। इनकी लड़की का नाम लोग जानते होंगे, इनको कम जानते होंगे मेरे ख्याल से। इनकी लड़की का नाम है श्रुति हासन, है ना, श्रुति हासन। उन्हीं के पिता हैं कमल हासन, फिल्म निर्माता, निर्देशक और अभिनेता भी हैं। तो इनको किस देश ने दिया भाई? इनको किस देश ने गोल्डन वीजा दिया है? तो इनको गोल्डन वीजा दिया है सऊदी अरब ने, सॉरी यूएई ने। आप याद रखेंगे, इनको गोल्डन वीजा दिया है यूएई ने। यूएई इज द राइट आंसर। संयुक्त अरब अमीरात, इसका पूरा नाम है संयुक्त अरब अमीरात ने गोल्डन वीजा दिया है। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी कहां है? इसकी राजधानी है आबू धाबी, आबू धाबी है ना। और दुबई इसका सबसे प्रमुख शहर है, बंदरगाह भी है ना। और इसके जो राष्ट्रपति या राजा कह लीजिए मोहम्मद बिन शेख अल नहयान, है ना, ये उनके नए राष्ट्रपति बने हैं। और दुबई में ही, यहीं पर दुबई में बुर्ज खलीफा है और इसकी ऊंचाई है 829 मीटर, है ना, 829 मीटर ये जो है, याद रखेंगे बुर्ज खलीफा। तो यूएई ने कमल हासन को गोल्डन वीजा दिया है ना। और गोल्डन वीजा बड़ा विशेष प्रकार का वीजा होता है, आने जाने के लिए या जो है इस तरीके से दिया जाता है। अन्य को भी गोल्डन वीजा दिया गया है। कमल हसन से पहले अभिनेता नासिर, ममूटी, मोहनलाल, टोबिनो थॉमस, परचेन अमलापाल और शाहरुख खान को यह गोल्डन वीजा दिया जा चुका है। इसके पहले शाहरुख खान भी यह पा चुके हैं गोल्डन वीजा। शाहरुख खान भी यह पा चुके हैं, है ना। अब मिला है कमल हासन को लेटेस्ट। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। विश्व ड्राउटिंग प्रिवेंशन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ड्राउटिंग प्रिवेंशन दिवस, देखने में बड़ा अजीब सा लग रहा हो कि ये कौन सा दिवस है, लेकिन ध्यान रखेंगे बड़ा महत्वपूर्ण है, परीक्षा में ये जरूर आएगा। विश्व ड्राउटिंग प्रिवेंशन दिवस यह कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है 25 जुलाई को। 25 जुलाई द राइट आंसर, याद रखेंगे। विश्व ड्राउटिंग प्रिवेंशन दिवस 25 जुलाई को मनाया गया है। अब ये क्या है, ये किस तरीके की है, तो हम आपको बताएं कि विश्व ड्राउटिंग प्रिवेंशन दिवस जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा के एक संकल्प के द्वारा अप्रैल 2021 में यह घोषित किया गया था। अप्रैल 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा घोषित किया गया था। अप्रैल 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र महासभा, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित, है ना, ये याद रखेंगे अप्रैल 2021 में। तो यह मनाया जा रहा है। आप देखो ड्राउटिंग मतलब जो लोग डूबने से बचाने के लिए, ये किस लिए घोषित होता है भाई, ये मनाया किस लिए जाता है? मेन प्रश्न तो यह है। प्रतिवर्ष 25 जुलाई को आयोजित किया जाता है और डूबने से रोकथाम के लिए, है ना, वैश्विक डूबने की रोकथाम के माध्यम से घोषित किया गया, है ना, जनरल असेंबली के द्वारा। जनरल असेंबली के द्वारा विश्व डूबने के बचाव दिवस पर सभी हितधारकों को डूबने के बचाव के रोकथाम के लिए, डूबने के माध्यम से रोकथाम के लिए यह मनाया जाता है। रोकथाम के लिए मनाया जाता है, तो ये याद रखेंगे। डूबने के माध्यम से, है ना, रोकथाम के लिए यह मनाया जाता है। तो डूबने से बहुत सारे लोगों को डूबने से बचाव दिवस भी आप इसको कह सकते हो। डूबने से बचाव दिवस या विश्व दिवस के रूप में पहली बार, ये दूसरी बार मनाया गया है, सेकंड है, ये सेकंड है।
पहली बार मनाया गया था 25 जुलाई 2021 को। तो पहली बार 25 जुलाई 2021 को ना, ये इस बार ये दूसरा है ना। इस बार ये सेकंड था जो 25 जुलाई को मनाया गया है ना। तो डूबने से बचाव के रोकथाम के लिए किया गया। ऐसा कहा गया है, एक रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि डूबने वाले लोगों में, सभी डूबने वाली मौतों के मामले में 60% से अधिक पश्चिमी प्रशांत और दक्षिणी पूर्व एशिया क्षेत्र में मिलते हैं। लगभग 1 लाख जनसंख्या डूबने से होने वाली मौतों पर पश्चिमी प्रशांत देश में सबसे अधिक है। तो डूबने से मौत होने वाली मौतों के रोकथाम के लिए, डूबने से रोकने के लिए, इन सब के लिए मनाया जाता है। आप याद रखेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। सीबीडीटी द्वारा 162वां आयकर दिवस कब मनाया गया है? सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का 162वां आयकर दिवस कब मनाया गया है, यह बताना है। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह मनाया गया है 24 जुलाई को। 24 जुलाई को 162वां आयकर दिवस किसके द्वारा? सीबीडीटी के द्वारा, है ना। आयकर से संबंधित बातों के लिए याद रखेंगे, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। मैंने इसके पहले भी कई करंट अफेयर्स में सीबीडीटी के बारे में बताया है। तो सीबीडीटी का फुल फॉर्म भी आप याद रखिएगा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के बारे में। और सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की अगर हम बात करें, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस से सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस से, तो इसकी स्थापना 1924 में हुई थी और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। स्थापना 1924 में, मुख्यालय जो है नई दिल्ली। लेकिन ये 1924 देख के लग रहा होगा 162 कैसे होगा? ये बहुत पहले से कार्यरत है। और इसके जो है प्रमुख कौन है भाई? अध्यक्ष कौन है? प्रमुख कहिए या अध्यक्ष कहिए। तो इसका भी एक करंट अफेयर है, नितिन गुप्ता। हाल ही में नियुक्त हुए इसी महीने, नितिन गुप्ता इसी में नियुक्त हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। तो ये आप याद रखिएगा। अगर हम बात करें 162वां, तो वास्तव में ये कब से शुरू हो रहा है? असली रूप में तो इसकी स्थापना 1924 में हुई थी, लेकिन यह चल रहा है सबसे पहले, है ना, 1857 में ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्वतंत्रता के पहले युद्ध के दौरान, है ना, इसकी नुकसान की भरपाई करना था। याद रखिएगा, 24 जुलाई 1880 को सर जेम्स विल्सन द्वारा भारत में पहली बार आयकर पेश किया गया था। इस कर का उद्देश्य, है ना, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ स्वतंत्रता का आंदोलन के रूप में था। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 के तहत एक सांविधिक निकाय है। किस प्रकार का निकाय है? या एक सांविधिक। और सांविधिक निकाय वो होते हैं जो सांविधिक, है ना, सांविधिक निकाय क्या होते हैं? जिनको संसद ने कानून बनाकर बनाया है। एक प्रकार का संसदीय निकाय है और ये काफी पहले से 1857 के समय से चलता हुआ आ रहा है। तो वहां से देखेंगे तो 162वां आयकर दिवस इन्होंने मनाया है 24 जुलाई। ये आप सीबीडीटी के बारे में याद रखेंगे। नए रूप में 1924 में स्थापना हुई। हाल ही में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों को जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? पंजीकृत वाहनों को जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? तो पहला भारतीय राज्य हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। इसके लिए पंजीकृत वाहनों को, पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों को जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश हो गया। जितने पंजीकृत वाहन हैं उनके तरफ से एक वाणिज्यिक वाहनों को आवाजाही और इनसे संबंधित बातों को एक साथ लाने के लिए इन्होंने जो है शुरुआत की है। और इस तरीके का काम करने वाला पहला राज्य बना भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश। सभी पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों को जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। ध्यान रखेंगे, वीएलटीडी लैस सभी पंजीकृत वाहन को ERSS से जोड़ा जाएगा। इस मैकेनिज्म के जरिए इन वाहनों को भारत में कहीं भी ट्रैक किया जा सकता है ना। इसमें 9423 से अधिक वाहनों को पंजीकृत कर ERSS के साथ जोड़ लिया गया है। इनको जितने भी वाणिज्यिक वाहन हैं, इनके सभी को भारत में कहीं भी होगा, उनको क्या किया जा सकता है?
ट्रैक किया जा सकता है, सभी वाणिज्यिक वाहनों को इसके जरिए ट्रैक किया जा सकता है, सभी वाहनों को ट्रैक किया जा सकता है। तो वाणिज्यिक वाहनों को जोड़ने वाला पहला राज्य बन गया हिमाचल। अब हिमाचल प्रदेश को देखिए, इनकी राजधानी कहां है? शिमला, और इसकी एक और राजधानी हो जाती है धर्मशाला। शिमला इसकी राजधानी है। सीएम कौन है यहां पे? जयराम ठाकुर। जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश के सीएम है। हिमाचल प्रदेश के देखो, अगर कुछ दर्रों की बात करें तो आप ये कर सकते हैं, सिप किला, पाड़ालाचा, रोहतांग, है ना, यहां लिख देते हैं रोहतांग, है ना। ये जो है यहां के दर्रे हैं, दर्रों के नाम आप देख सकते हैं। इसी रोहतांग दर्रे से दो नदियां निकलती हैं ऊपर नीचे से करके, दक्षिण और उत्तर से। एक है रावी और एक है सतलुज, यहां से नहीं निकलती, ब्यास। सतलुज नदी जो निकलती है वो तिब्बत से निकलती है, राकसताल झील से, पास से। तो इस तरीके से इसको याद रखेंगे। हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी प्रदेश है ना, और हिमालय पहाड़ी प्रदेशों में बसा हुआ भारत का बहुत ही खूबसूरत राज्य है। इनके बारे में ध्यान रखेंगे कुछ बातें। टाटा प्रोजेक्ट के प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? टाटा प्रोजेक्ट के प्रबंध निदेशक बने हैं, टाटा संबंधित बातों को जरूर ध्यान रखेंगे, ये बने हैं विनायक पै। टाटा प्रोजेक्ट के प्रबंध निदेशक बने हैं विनायक पै। अभी हाल ही में इनको बनाया गया है। विनायक पै को टाटा प्रोजेक्ट के प्रबंध निदेशक मतलब होता है एमडी, इनको बनाया गया है। तो ये एक ध्यान रखेगा। जबकि नितिन गुप्ता किसके बने हैं? ये बने हैं सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के ये क्या बने हैं? निदेशक बने हैं। आप याद रखेंगे नितिन गुप्ता। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में इसरो ने कहां पर स्पेस ऑन व्हील लॉन्च किया है? स्पेस ऑन व्हील लॉन्च किया है। तो इसरो ने अपना स्पेस ऑन व्हील जो लॉन्च किया है वो त्रिपुरा में। कहां लॉन्च किया है? त्रिपुरा में लॉन्च किया है स्पेस ऑन व्हील इसरो ने। याद रखेंगे एक स्पेस ऑन व्हील कार्यक्रम है और यह त्रिपुरा में लॉन्च किया है इसरो ने। महत्वपूर्ण सा प्रश्न होगा ये, त्रिपुरा में लॉन्च किया गया है। इसरो का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र ने त्रिपुरा में स्पिन बॉल विश लॉन्च किया। और किसने जो है ना, इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष अंतरिक्ष केंद्र ने लॉन्च किया है। तो इसरो का ये सेंटर है ना, लॉन्च पैड है। और ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है कहां पर? श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा में लॉन्च पैड है इसरो का, लॉन्च पैड जहां से उपग्रह जो है भेजे जाते हैं स्पेस में। तो उसी ने त्रिपुरा में लॉन्च किया है, ये याद रखेंगे। स्पेस ऑन व्हील एक प्रोग्राम इसने लॉन्च किया। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न आप याद रखिएगा। स्पेस ऑन व्हील एक मोबाइल प्रदर्शनी है जिसमें लॉन्च वाहनों उपग्रहों आदि के मॉडल होते हैं। यह है क्या? स्पेस ऑन व्हील क्या है? क्या तो एक प्रकार का स्पेस ऑन व्हील जो है यह है मोबाइल प्रदर्शनी है जिसमें यह, ध्यान रखेंगे, यह मोबाइल प्रदर्शनी है जिसमें, है ना, जिसमें वाहनों जो लॉन्च पैड वाले वाहन होते हैं जिसे उपग्रह वगैरह लॉन्च किए जाते हैं, जिसमें लॉन्च वाहनों उपग्रहों आदि का मॉडल होते हैं, जिसमें लॉन्च वाहनों उपग्रहों आदि के मॉडल होते हैं। तो यही पूछा जा सकता है कि इसरो का स्पेस ऑन व्हील क्या है? तो एक मोबाइल प्रदर्शनी जिसमें लॉन्च वाहनों उपग्रहों आदि के मॉडल रखे जाते हैं। तो ये है स्पेस ऑन व्हील कार्यक्रम। पूरे तरीके से आप याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। लोग अगर आ जाए तो तुक्का भी नहीं मारेंगे त्रिपुरा को, इसलिए भी। स्पेस ऑन व्हील में पहले 2 लॉन्च पैड, चंद्रयान 1 मिशन, भारतीय मंगल ऑर्बिटर मिशन, मंगलयान के मॉडल शामिल हैं। इसमें भारतीय रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन और भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह जैसे
तकनीकों का अनुप्रयोग के मॉडल भी शामिल है। 22 जुलाई से जवाहरलाल नेहरू तारामंडल में ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है। 22 जुलाई से तारामंडल, जवाहरलाल नेहरू तारामंडल में किसका किया जा रहा है? ह्यूमन, है ना, स्पेस फ्लाइट एक्सपो का आयोजन भी किया जा रहा है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र इसरो द्वारा संचालित एक रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र है, यह आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित है। अगर हम बात करें इसरो की स्थापना कब हुआ था? इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को। हेड ऑफिस बेंगलुरु, हेड ऑफिस इसके बेंगलुरु में है और इसके हेड कौन है? एस सोमनाथ, है ना। तो इस तरीके से इसरो, ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका पूरा नाम है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में यूक्रेन और किस देश ने काला सागर से अनाज के निर्यात की अनुमति देने के लिए यूएनओ का समर्थित समझौता पर हस्ताक्षर कर लिया? यूक्रेन और किस देश ने काला सागर के क्षेत्र से जो अनाजों का आयात होगा, है ना, उस पर समझौता किया है यूएन ने, और उनकी सिग्नेचर करवाएगा तो होगा रूस से। इसका उत्तर हो जाएगा रूस। अब देखो, यूक्रेन और रूस में अभी लड़ाई हुई है, लेकिन खाने पीने की सामानी तो होनी चाहिए, तो रूस और यूक्रेन में अभी लड़ाई हुई थी, है ना। लेकिन काला सागर, ब्लैक सी से अनाज के निर्यात के लिए यूएनओ ने जो समझौता किया था समर्थन के लिए, उस पर इन दोनों ने हस्ताक्षर कर लिया है, रूस और यूक्रेन। आप देखेंगे गेहूं का पहले निर्यात सबसे ज्यादा इस क्षेत्र से यूक्रेन किया करता था, बहुत ज्यादा गेहूं का निर्यात करता था। लेकिन यूक्रेन रूस युद्ध के बाद गेहूं के निर्यात, लगभग उसका निर्यात ठप हो चुका है और एक तरीके से बहुत चीजें रूस के द्वारा बर्बाद कर दिया गया है। तो याद रखेंगे, रूस एक बहुत बड़ा प्रश्न होगा ये, आप लोगों को याद रखना होगा। यूक्रेन और रूस ने किसके? यूएनओ के समर्थित समझौते पर हस्ताक्षर किया इन्होंने, जो काला सागर के माध्यम से जाएगा, ब्लैक सी। अब देखिए, रूस की राजधानी कहां है? मॉस्को इसकी राजधानी है। यहां के प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन, व्लादिमीर पुतिन है, यह भी याद रखिएगा। रूस में ही बैकाल झील है, बैकाल झील है, और बैकाल झील कहां है? साइबेरिया, साइबेरिया। और यह बैकाल झील जो है दुनिया का सबसे गहरा मीठे पानी का झील है, सबसे गहरा मीठे पानी का झील है, याद रखिएगा। सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन है? सबसे बड़ा सुपीरियर, और अमेरिका और कनाडा में है, ये याद रखेंगे। तो बैकाल झील साइबेरियाई क्षेत्र में है। रूस में ही सबसे लंबा जो रेलवे ट्रैक, रेलगाड़ी है, वो चलता है। क्या ना, कहां से कहां तक चलता है? मॉस्को के लेनिनग्राड से लेकर और व्लादिवोस्टोक तक पूरा 9,200 किलोमीटर से ज्यादा लंबा है। और यूक्रेन के बारे में अगर हम बात करें, यूक्रेन की राजधानी कहां है? यूक्रेन की राजधानी कीव, यूक्रेन की राजधानी याद रखिएगा कीव है। और यहां के भी राष्ट्रपति का आधा नाम तो इन्हीं का है, व्लादिमीर जेलेंस्की, प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की, जेलेंस्की यहाँ के क्या है? राष्ट्रपति है। तो कुछ इस तरीके की बातें आप यूक्रेन और रूस के बारे में ध्यान रखेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए डेलाइट के साथ करार किया? डेलाइट एक मशहूर इंटरप्रेन्योर कंपनी है। किस राज्य सरकार ने 1 ट्रिलियन की, है ना, अर्थव्यवस्था बनाने के लिए अगले 5 सालों में, सुनकर ही हैरानी होगी, यह किसने किया है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए क्या किया है? डेलाइट के साथ समझौता किया है ना, याद रखेंगे। और यह कब तक होगा? 2027 तक, 2027 तक 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाए जाने की, अर्थव्यवस्था का रोड मैप तैयार किया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, रोड मैप तैयार किया जा रहा है 2027 तक, मतलब 5 सालों में, है ना, 5 सालों में यह काम किए जाने का रोड मैप है।
अगर हम बात करें कि अभी जो है उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था कितने की है, तो अभी तो लगभग 1 ट्रिलियन के 1/4 ही है। अभी 1 ट्रिलियन का 1/4 ही है ना वर्तमान में। वर्तमान में फिलहाल राज्य की अर्थव्यवस्था $0.254 ट्रिलियन आंकी गई है। वर्तमान में यूपी की अर्थव्यवस्था कितनी है? $0.254 ट्रिलियन है ना, इतनी है, मतलब 4 गुना बढ़ाना है। कैसे होगा, है ना, है ना, ये क्या बहुत ही कठिन और मुश्किल काम है। लेकिन इसके साथ योगी सरकार, जो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है, वो इस पर लगी हुई है ना। और ऐसा बताया गया है कि इतने ट्रिलियन आके जिसमें कृषि की हिसाब 20 से 22% है ना। उसके बाद 18 से 20 जो है उत्तर प्रदेश के उसमें हिस्सेदारी जो है वो 20 से 22% है कृषि का हिस्सेदारी। उद्योग की 18 से 20% है और राज्य के इकोनॉमिक सर्विस सेक्टर 45 से 50% की हिस्सेदारी है। तो इस तरीके से यह किया जा रहा है। और जो है इस तरीके से भारत के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 2027 तक $1 ट्रिलियन आंकने का पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। इसके लिए रोड मैप तैयार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ योगी आदित्यनाथ है, ये भी याद रखेंगे आप लोग। और इस तरह से उत्तर प्रदेश में जो है भारत की सबसे बड़ी जनसंख्या और चौथा सबसे बड़ा राज्य है। नवाबगंज पक्षी विहार है ना, सरसरी नवर पक्षी विहार है ना, इस तरीके से कई यहाँ पे पक्षी विहार भी हैं, है ना। तो उत्तर प्रदेश में एक जो है टाइगर रिजर्व है, उसका नाम क्या है? दुधवा टाइगर रिजर्व। दुधवा और प्लस पीलीभीत, लखीमपुर खीरी जिले में। और एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है इसका? उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भी है, टाइगर रिजर्व भी है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। सबसे ज्यादा रामसर स्थल जो है वो किसके शामिल है? भारत में सबसे ज्यादा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश के हैं, यह भी याद रखना है। हाल ही में किस राज्य का बुरहानपुर देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बना है? बुरहानपुर किस राज्य में पड़ता है? और देखो देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है, तो बुरहानपुर जो है वो है मध्य प्रदेश में। ये इसका बिल्कुल सही है, बुरहानपुर मध्य प्रदेश में है, याद रखेंगे। और यह हर घर जल प्रमाणित जिला बना है भारत का पहला। तो इस तरीके से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर याद रखिएगा। बुरहानपुर जिले में 254 गांवों में सभी लोगों को नल के माध्यम से सुरक्षित पेयजल उपलब्ध है ना। इसमें 254 गांव और सभी को नल से पेयजल उपलब्ध है। सभी को नल से पेयजल जो है उपलब्ध है, ध्यान रखेंगे। इस तरीके से पहला जिला भारत का बन गया है, देश का पहला जिला बन गया है जहां पर सुरक्षित पेयजल उपलब्ध है। 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन के शुभारंभ के बाद है ना, बुरहानपुर में 1 लाख से अधिक घरों में केवल 36.54% के पास नल कनेक्शन के माध्यम से पीने का पानी उपलब्ध था, लेकिन अब सभी घरों में हो गया है। जल जीवन मिशन की शुरुआत कब हुई? एक ये प्रश्न याद रखना है। ये जो है जल जीवन मिशन भारत सरकार ने शुरू किया था। और इस शुरुआत कब हुई थी? तो जल जीवन मिशन की शुरुआत हुई थी 2019 में 15 अगस्त को। 15 अगस्त, अब 15 अगस्त आने वाला है, 15 अगस्त 2019 को शुरुआत हुई थी। अब देखिए 2019 से 20, 21 और 22, 3 सालों के अंदर इसने 254 गांव के सभी घरों में क्या कर दिया? जल जो है नल से जल पहुंचा दिया। जबकि उस समय काफी 35-36% था, अब 100% हो गया। तो बहुत ही शानदार अचीवमेंट है,
लोगों को सुरक्षित पेयजल पीने के लिए। मध्य प्रदेश की राजधानी कहां है? भोपाल इसकी राजधानी है ना। शिवराज सिंह चौहान पीएम है। और एक और ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश का जो इंदौर जिला है, इंदौर जिला लगातार सबसे स्वच्छ जिला, सबसे स्वच्छ शहर कह सकते हैं, सबसे स्वच्छ शहर, जिला नहीं, सबसे स्वच्छ शहर है इंदौर, स्वच्छता का मामले में एक नंबर। और सबसे स्वच्छ जिला कौन है भारत का? सूरत। वेरी गुड, सूरत इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से याद रखेंगे। भोपाल राजधानी, शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है 11। सबसे अधिक क्या है? सबसे अधिक नेशनल पार्क है। टाइगर रिजर्व कौन कौन? पन्ना, बांधवगढ़, कान्हा, हासिल, इस तरीके से गिनते जाओ आप, बहुत सारे हैं। सतपुड़ा, ये सभी नेशनल पार्क हैं। आपको इसको लिस्ट बना के याद रखना चाहिए, है ना। और सबसे मध्य प्रदेश को कहते हैं बाघ राज्य। क्या बोलते हैं इसे? बाघ राज्य कहा जाता है, ये भी याद रखेंगे, बाघ राज्य। ये सभी स्टैटिक जीके हैं, आप इसको याद रखना चाहिए मध्य प्रदेश में। और वर्तमान में 2019 की गणना के अनुसार वर्तमान में सबसे ज्यादा बाघों की संख्या यही है। यहां पर बाघ कितने हैं टोटल? 526, है ना। पिछले गणना के अनुसार बाघ कितने यहां पर? 526 बाघ हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में पढ़ने लायक बहुत सारी चीजें बेहतरीन तरीके से आप पढ़ सकते हो। कभी पूछा जा सकता है झांसी जो उसका है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जो कॉरिडोर है, आपस में एक दूसरे को झांसी में काटती है, झांसी में, है ना। तो ये सारे प्रश्न बनेंगे। हाल ही में इसरो ने ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो का उद्घाटन कहां किया है ना। तो यह कहां किया है? ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो, अभी मैंने बताया है इस तरीके के प्रश्न। यह किया गया है जवाहरलाल नेहरू तारामंडल, है ना। ह्यूमन स्पेस एक्सपो का उद्घाटन कहां किया है? तो बेंगलुरु में। कहां किया है? बेंगलुरु में किया है। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आप जरूर याद रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू आकाश मंडल ग्रह में जवाहरलाल नेहरू तारामंडल में ह्यूमन स्पेस एक्सपो का उद्घाटन किया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अन्य वरिष्ठ वैज्ञानिकों के साथ आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में बेंगलुरु में मानव अंतरिक्ष उड़ान एक्सपो का उद्घाटन, इसको हम क्या कह सकते हैं? मानव अंतरिक्ष उड़ान एक्सपो, ध्यान रखेंगे, एक्सपो। और इसका उद्घाटन हुआ कहां पर? जैसा कि लिखा गया है, उद्घाटन बेंगलुरु और इसरो का मुख्यालय भी बेंगलुरु में ही है। इसको बोलते हैं ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो, मानव अंतरिक्ष उड़ान एक्सपो। ये बात याद रखेंगे। और ये कहां किया गया? बेंगलुरु में किया गया है ना। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप याद जरूर रखिएगा, इसको जरूर पूछा जाएगा परीक्षाओं में। इसरो जल्द ही अपने मानव रहित मिशन गगनयान की शुरुआत करेगा। गगनयान और सागर मिशन समुद्रयान दोनों की शुरुआत होनी है 2023 में। गगनयान और ये तो अंतरिक्ष मिशन है, और गगनयान और समुद्रयान क्या है? महासागर मिशन, है ना। ये है अंतरिक्ष मिशन और ये है समुद्र मिशन। तो दोनों को कब ये करेगा? 2023 में। मैं पहले भी इसको बता चुका हूं, 2023 में यह किया जाएगा। तो ये भी इसरो करेगा। इसरो के बारे में मैंने भी बताया था। इसरो का 15 अगस्त 1969 को मुख्यालय बेंगलुरु में है, और इसके प्रमुख जो हैं एस सोमनाथ हैं। लॉन्च पैड कहां है इसका? श्रीहरिकोटा द्वीप, आंध्र प्रदेश तट के पास, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में। तो ये बात याद रखिएगा, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो बेंगलुरु में उद्घाटित किया है एस सोमनाथ ने, इसरो के अध्यक्ष। नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 19 साल बाद कौन सा मेडल जीता है? 19 साल बाद कौन सा मेडल जीता है? 19 साल पहले किसने जीता था, है ना। तो विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में 19 साल पहले पहला मेडल जीता गया था अंजू बॉबी जॉर्ज के द्वारा। और 19 साल बाद इन्होंने क्या जीत लिया? सिल्वर मेडल जीत लिया। क्या जीत लिया? सिल्वर मेडल इनको मिला है। और इन्होंने किसमें जीता है?
भाला फेंक में, है ना। नीरज चोपड़ा ने जो एथलेटिक गेम था भाला फेंक, इंग्लिश में जेवलिन थ्रो बोला जाता है, भाला फेंक में। और भाला फेंक में कितने मीटर भाला फेंके इन्होंने? 13। कितने मीटर दूर भाला फेंका था? कितने मीटर भाला फेंका था? और इनको मिल गया क्या? सिल्वर मेडल। तो गोल्ड मेडल कहां रह गया? दूर रह गया गोल्ड मेडल। गोल्ड मेडल किसने जीता? तो ग्रेनेडा के कौन जीत गया है? एक है एंडरसन पीटर्स, ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स ने क्या जीत लिया? गोल्ड मेडल जीता, गोल्ड मेडल जीता है। तो आप ध्यान रखेंगे, गोल्ड मेडल किसने जीता? ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स ने गोल्ड मेडल जीत लिया, जबकि नीरज चोपड़ा को संतोष करना पड़ा सिल्वर मेडल से। और ये दूसरा मेडल है विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में यह दूसरा मेडल है। पहला मेडल किसने जीता था भारत में? पहला मेडल भारत के लिए है ना 2003 में, है ना, लॉन्ग जंप में। किसमें? लॉन्ग जंप में अंजू बॉबी जॉर्ज। किसने? अंजू बॉबी जॉर्ज ने जीता था। अब नीरज चोपड़ा दूसरे खिलाड़ी हो गए। तो ये बात भी आपको याद रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। और एक बात, ये हो कहां रहा है भाई? ये हो कहां रहा है? तो ये हो रहा है अमेरिका के यूजीन शहर ओरेगन में, ओरेगन राज्य। तो ये कहां हो रहा है? तो ये बात को भी उतनी अच्छी तरीके से ध्यान रखना है कि हो कहां रहा है, कहां हो रहा है। तो इसको लिखेंगे यूएसए के ओरेगन राज्य के, ओरेगन के, है ना, यूजीन शहर में, यूजीन शहर में। तो ध्यान रखेंगे, यूएसए पूछा जा सकता है, राज्य पूछा जा सकता है, या इसका शहर पूछा जा सकता है। तीनों याद रखिएगा, यूएसए के ओरेगन के यूजीन शहर में इसका आयोजन किया जा रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा, शानदार प्रश्न है, ये जरूर पूछा जाएगा। गोल्ड मेडल ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स और सिल्वर मेडल हमारे चैंपियन। और टोक्यो ओलंपिक 2020 का, जो टोक्यो ओलंपिक 2021 में होता, उसमें भाला फेंक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। और उसमें जो इन्होंने फेंका था 87.58 मीटर। 68वें फिल्म पुरस्कारों में फिल्मों के लिए सर्वाधिक अनुकूल राज्य पुरस्कार किसने जीता? सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज्य 68वें फिल्म पुरस्कारों में। अभी हमने पिछले वाले में करवाया था, उसमें बहुत सारी चीजें रह गई थी, कुछ यहां कर लेते हैं। 68वें फिल्म पुरस्कारों में फिल्मों के लिए सर्वाधिक अनुकूल राज्य है एमपी, मध्य प्रदेश। फिल्म अनुकूल राज्य 68वां जो फिल्म पुरस्कार है किस वर्ष के लिए दिया जा रहा है? 2020 के लिए। कोरोना कारण स्थगित था, अभी 2021 का आना बाकी है। तो 68वें फिल्म पुरस्कारों में सबसे फिल्म अनुकूल राज्य का पुरस्कार मध्य प्रदेश को दिया गया। अच्छा, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे? सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, या इसी को कह सकते हो आप सर्वश्रेष्ठ फिल्म। किसे चुना गया? याद है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म है सुरराई पोटरू, तमिल फिल्म है। सूर्या, हाँ वही सूर्या सिंघम, वही सूर्या है। तो सुरराई पोटरू, ये आप याद रखेंगे। सुरराई पोटरू जो है इस 68वें फिल्म में सर्वश्रेष्ठ फिल्म है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म को बुलाया। और तानाजी को क्या? सर्वश्रेष्ठ एंटरटेनमेंट के लिए, है ना, वो फिल्म के लिए दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? अभिनेता अजय देवगन, किस फिल्म के लिए? है ना, प्लस सूर्या को किस फिल्म के लिए? सुरराई पोटरू, तमिल फिल्म है। और इनको तन्हा जी के लिए,
तन्हाजी अनसंग वॉरियर्स, इन दोनों के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब मिला है। एक तो ये प्रश्न हो जाएगा, है ना। अगर हम बात करें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है भाई? सूर्यराई पोटरू के लिए, है ना, अपर्णा बाला मुरली। कौन है? अपर्णा बाला मुरली। किसके लिए? सूर्यराई पोटरू के लिए। सूर्यराई पोटरू के लिए अपाला वर्णा मुरली सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, है ना। सर्वश्रेष्ठ लिरिक्स किसका है? मुंतशिर, है ना, मनोज मुंतशिर को सर्वश्रेष्ठ लिरिक्स का अवार्ड। तो ये चीजें कुछ रह गई थी, आप ध्यान रखें। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ सबसे अनुकूल फिल्म, अनुकूल राज्य मध्य प्रदेश, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म सूर्यराई पोटरू है। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है 68वें फिल्म पुरस्कारों में। चलिए, तो ये आप याद रखिएगा, है ना। तो इस तरीके से चलिए, कल फिर मिलेंगे। आप इन सारे प्रश्नों को याद रखिए। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए। जय हिंद, जय भारत।